हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दो, अटेंडेंस लगा दो कि सब आ गए हो क्लास में। और कोई एक जना मुझे बता दो दैट यस आई एम ऑडिबल विजिबल। तो फिर अपन आज का अध्याय शुरू करते हैं, आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो कौन बताएगा सबसे पहले ऑडिबल विजिबल का? आई एम ऑडिबल। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ करीना, हेलो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू करीना? ऑडिबल एंड विजिबल। श्रेयांश हाय। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, तो कोई डाउट है लास्ट क्लास का? एनी डाउट? लास्ट क्लास में अपन ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पूरे खत्म कर दिए, जिसमें गर्ल सिस्टम को कवर कर दिया, वैक्यूल को कवर कर दिया। तो ऐसे करके अपन ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो दे रखा था वो पूरा पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यही मैंने आपको बोला था। अगर लास्ट क्लास के कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So we'll start with double membrane bound सेल ऑर्गेनेल्स। मैम व्हाट आर थैलेकोइड्स? थैलेकोइड्स आज अपन पढ़ेंगे श्रेयांश। जब अपन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तब अपन डिटेल में देखेंगे कि थैलेकोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज अपन देखेंगे। ठीक, so double membrane bound cell organelle में we'll talk of two cell organelle. One is mitochondria and the other is plastid. ठीक है, so if I talk of mitochondria, so it is present in both प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। बट अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की, सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, अब अगर मैं इनके कॉमन फीचर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, दैट व्हाट इज कॉमन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तो पहली बात तो दैट दे बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसके अलावा जो इनकी खास बात है, दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए है। सो with the help of their DNA they can replicate themselves, and with the help of the ribosome they can form their own protein. Therefore they are referred to as semi ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे ओलंपियाड में पूछा जाता है कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है। सो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। व्हाई? बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए है, इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं फॉर देयर डिवीजन और फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये खुद के ही बॉस हैं। देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। किसके रेफरेंस में एनग्रू पूछ रहे हो आप? है ना, सेल के रेफरेंस में चल रहा है या किसके रेफरेंस में आप ये चीज पूछ रहे हो मेरे से? एनग्रू कौन है? ठीक है, एक बार मुझे बताओ। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है,
ठीक है। एनग्रू बेसिकली जो है ना वो बहुत ओल्ड, मेरे को जितना याद है उनके बारे में, वो एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के बारे में उन्होंने बहुत सारी स्टडी करी थी एनग्रू ने। ठीक है, जितना मुझे मेरी बेस्ट नॉलेज से याद है दैट ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, और उन्होंने प्लांट की एनाटॉमी के बारे में ही बहुत ज्यादा स्टडी करी थी। ठीक है श्रेयांश, क्लियर है? आगे चले। नाउ इन डिटेल वी विल टॉक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आज अवनी, निलय, हाय। श्रेयांश, उसने बहुत सारी चीजें करी हैं, उसने प्लांट एनाटॉमी के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करी है और डेफिनेटली बहुत सारी थ्योरीज भी दी होंगी उसने, डेफिनेटली। ठीक है, द मेन क्रेडिट जो एनग्रू को मेन क्रेडिट जाते हो प्लांट एनाटॉमी की स्टडी के लिए ही जाता है। ठीक, अच्छा अवनी आप आ गए, ओके ओके। चलो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी कॉमनली रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये सेल को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एटीपी जनरेशन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि अपन हमेशा बात कर रहे हैं। तो डिस्कवरी के बारे में अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया? कोलिकर ने डिस्कवर किया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नेम से मेंशन किया था। ठीक है, कुछ कॉमन देख लेते हैं। अगर मैं NACJS के बारे में बात करूं तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, बट सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए अपन ये लिख कर रख लेते हैं। अदरवाइज एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि इसको बायोप्लास्ट किसने बोला, इसको क्या किसने बोला, बस आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, अल्टमान करके एक साइंटिस्ट था। ठीक है, अल्टमान ने बोला कि ये बायोप्लास्ट है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को नेम दिया बायोप्लास्ट। फिर फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बोला फेला, या फिला। ठीक है, क्लियर? बेंडा करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे एक्चुअली में नेम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कितना नंबर होगा ये वेरिएबल है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल। मिनिमम वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रिश गुड आफ्टरनून। ओ प्रतीक यू आर हियर। 2000 किस चीज के लिए सुव्रत? जनरली 2000। हाँ, ये वेरिएबल है। ठीक है, द नंबर इज कंप्लीटली वेरिएबल। वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब एक अमीबा होता है, एक जायंट अमीबा है, उसका नाम है क्योस अमीबा। द नेम इज क्योस अमीबा। उसके पास 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके एक सेल में, ऑब्वियसली वो यूनिसेल्युलर है, तो उस एक सेल के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लाइट मसल्स में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सो द नंबर इज वेरिएबल दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन अ सेल इज परफॉर्मिंग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, डोरमेंट सीड्स जो हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इज लेस। यही सीड्स जब जर्मिनेट करती हैं, सो जर्मिनेटिंग सीड्स में
जर्मिनेटिंग सीड्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। डोरमेंट सीड वो सीड्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं कर रही हैं। नहीं, मेरे साथ साथ सेल का चैप्टर रीड करना है, ठीक है। डोरमेंट सीड्स वो है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उनको एनर्जी की कोई नीड ही नहीं है, तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। बट जैसे ही अगर मैं बात करूं जर्मिनेटिंग सीड, तो उसको एनर्जी चाहिए क्योंकि वो जर्मिनेट हो रही है, वो अपनी रूट्स का फॉर्मेशन कर रही है, वो शूट का फॉर्मेशन कर रही है, तो उसे एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क इट इज डूइंग। उसका वर्क का नेचर क्या है, उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करेगा। हमारी मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम उसी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर मसल सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर से ही काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहीं से अपने सारे नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी फोन रख रही हूं, मैं सारे डाउट्स एक साथ देख लूंगी, पर पहले आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाओ और सारी चीजों की प्रॉपर मार्किंग करते चले जाओ, ठीक। आज प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया अपने को दोनों चीजें फिनिश करनी ही करनी है। सो दिस इज द जनरल शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सुंदर बन गया डायग्राम, सुंदर बनना चाहिए। अपन बायो वाले हैं ना, अपनी नोटबुक्स भी सुंदर होनी चाहिए और अपने डायग्राम भी सुंदर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, वो आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज इट हैज लेस प्रोटीन्स। ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमेशा मोर परमिएबल होगी, ठीक है। इसकी शेप एक बार और बनाएंगे अपन। outer membrane more permeable as it has less protein, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, so this is the inner membrane, but the inner membrane of mitochondria is not smooth. वो एक smooth layer की नहीं होती है, it has numerous folds in it, और उन numerous folds को हम क्रिस्टे कहते हैं। So the inner membrane is not smooth, it has infoldings, उसमें बहुत सारे folds present हैं, and those folds are called as cristae। तो उन क्रिस्टे को अब अपन यहां बनाएंगे। So the inner membrane is drawn into folds। मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ये यहां से काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अपन निकालेंगे। सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज selectively permeable as it has more protein। inner membrane जो है वो selectively permeable है as it has more protein। yes, ठीक है। और प्रत्येक प्लांट के भी कुछ कुछ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, जहां पर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनो और समझो, है ना, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन, इन दो मेम्ब्रेन की वजह से अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो कंपार्टमेंट हो गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो कंपार्टमेंट हो गए हैं। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज द आउटर कंपार्टमेंट, इसको आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, एंड दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज द इनर कंपार्टमेंट। ये बात समझ में आई? यहां बत्ती जली,
माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स की वजह से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से दो कंपार्टमेंट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक है इनर कंपार्टमेंट। कुछ इस तरीके से समझ लो, है ना। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है दो हाथ के बीच में, ये आउटर है, और इधर वाला कंपार्टमेंट जो है वो इनर कंपार्टमेंट हो गया है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और मार्किंग जो मैंने आपको कराई थी, ये जो इनफोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टे, इसको बोला जाता है क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दीज क्रिस्टे आर बेसिकली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया for more ATP production, for more ATP production। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां ध्यान से देखो, इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर, इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर भरे हुए हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, जिनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। अब यहां पर इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, और इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स। यहां तक बात समझ में आ गई? श्रेयांश, क्या डाउट है आपका? स्कूल के साथ कैसे मैनेज करें? श्रेयांश, इसके बारे में मैं डेफिनेटली एक सेशन रखूंगी, वहां पर मैं एक बार समझूंगी आपका। जब तक मुझे रूटीन और आपका शेड्यूल मुझे पता नहीं चलेगा ना, हाउ मेनी आवर्स डू यू गो टू स्कूल, इज योर स्कूल ऑफ ऑन सैटरडे, और आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, आप शाम को कोचिंग जाते हो या नहीं जाते हो, ये सारी चीजें जब मुझे पता चलेंगी, देन आई कैन गाइड यू प्रॉपर कि आपको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आपको आपके NSC-JS की तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए आई विल डेफिनेटली कीप अ सेशन। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो बत्ती जला दो। आर्ट गैलेक्सी, आप 7th में हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सुमित क्या बोल रहे हो आप? 1 सेकेंड, सुमित इज सेइंग मैम वीकली शेड्यूल बता दीजिएगा। वीकली शेड्यूल आज थर्सडे हो गया, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन राइबोसोम्स और सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और उसके बाद लास्ट क्लास में न्यूक्लियस। ये आप इस 2 क्लास के बाद आपका सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा और अपन सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। आई विल डू इट श्रेयांश, आई विल डू इट डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि ये काफी सारी क्वेरी बहुत टाइम से आ रही है। यहां तक अगर सब समझ में आ गया है तो प्लीज बल्ब जला दीजिए कि हाँ मैम सब समझ में आ गया है। अब इसी क्रिस्टे के ऊपर यहां पर एक टेनिस रैकेट लाइक, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं सब तरफ इस तरीके से। इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। These structures are called as F0, F1 particles, or they are also called as oxysomes. They are also called as oxysomes, or they are also called as elementary particles. इनको elementary particles भी कहा जाता है। So this is the structure of mitochondria. Minimum इतना structure NSC-JS level तक आपको पता होना चाहिए। गेमिंग जोन, ELP, मैंने नोट्स भी नहीं भेजे हैं, मैं सारी चीजें पक्का आज भेज दूंगी, प्रॉमिस, प्रॉमिस, आज पक्का। ठीक है, केतकी बोलो क्या हो गया? अच्छा, सुमित सबसे पूछना चाह रहा है तुम सब कौन कौन सी क्लास में हो, और जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, आप फंक्शन सबका बताऊंगी मैं, डोंट वरी, मैं डिटेल में बताऊंगी सारी चीजें। और 7th क्लास का जो स्टूडेंट है, क्या आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, outer compartment, inner membrane has folds. These folds are called as cristae. cristae के ऊपर कुछ टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज F0, F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, और दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स, राइट।
इनर कंपार्टमेंट के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है और इसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर हैं? यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर हैं? अब चलते हैं आगे और एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की। सर्कुलर डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है इट हैज हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर इट्स डीनेचुरेशन इट इज वेरी हाई। डीनेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिस पर डीएनए अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन टेम्परेचर। मतलब अगर आप न्यूक्लिक एसिड को हीट करोगे तो एक टेम्परेचर पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज इट्स डीनेचुरेशन टेम्परेचर। बट अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात करूं तो इट हैज हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर। व्हाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में C एंड G का जो रेशो है वो A और T के रेशो से ज्यादा है। ठीक है, तो C और G और A और T क्या होता है? अगर आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। दी बोथ आर नाइट्रोजनस बेसिस। क्या डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता है आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर पता है क्या आपको? एक बार हाँ या ना बोलो मुझे प्लीज। क्लास नोट भी भेजूंगी सुमित। अननोन आपको पता है? अवनी आपको पता है? प्रतीक आपको पता है? केतकी डीएनए का स्ट्रक्चर पता है? अगर पता है तो प्लीज बताओ। ओके, अवनी को नहीं पता। डीएनए जो होता है ना बेटा, बेसिकली ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक होता है इसमें शुगर, है ना, शुगर में 5 कार्बन की शुगर होती है। यहां पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस और प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीजों से मिलकर डीएनए बनता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना बेटा, ये 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और जो पिरिमिडीन है वो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो प्यूरीन और पायरिमिडीन एक दूसरे के साथ हमेशा पेयर करते हैं। तो ए हमेशा पेयर करता है टी से और सी हमेशा पेयर करता है जी से। तो सी और जी के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसी है? यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नेचुरली अगर आपको बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज द परसेंटेज ऑफ सी पेयरिंग विद जी इज मोर देन ए पेयरिंग विद टी। तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। देयरफॉर द डीनेचुरेशन टेम्परेचर इज मोर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चारगाफ रूल तो अपन डिटेल में बाद में देखेंगे ही, पर बस इतना सा मैं आपको बता रही हूं कि प्यूरिन और पिरिमिडीन एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। तो ए और टी पेयर करते हैं और सी और जी पेयर करते हैं। जब भी सी और जी पेयर करते हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड। क्या ये चमक गया? सुमित आप 9th में हो तो आप बिल्कुल आइडियल क्लास में हो एनएससी जेएस की। यहां तक समझ में आ गया? सो डीएनए के बारे में आपको इतनी ही बात याद रखनी है और आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है इट इज नेकेड। ये जो डीएनए है ये कैसा है? नेकेड है एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा है। हाँ केतकी,
केतकी, आई एम सॉरी, माय बैड, मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा, मैं ड्राइव में डाल दूंगी। और आप टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, एक बार मुझे ये भी बता देना। The ribosome present is 70S type, which is also equal to या it is almost similar to the prokaryotic ribosome, ठीक है। तो 70S टाइप का राइबोसोम है। यहां पर आप डबल स्टार लगाकर एक चीज लिखेंगे, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ if we are talking of mammalian mitochondria specifically, अगर मैं मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रही हूं तो वहां पर कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा, वहां पर 55S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अगर नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके ठीक है केतकी, अगर आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है 70S। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, तो आपको आंसर टिक करना है 55S। अदरवाइज इन जनरल माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम कौन सा है, 70S टाइप का है। बट मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो कौन से टाइप का है, 50S टाइप का राइबोसोम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स की। नाउ लेट अस टॉक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया matrix of mitochondria is the main site for aerobic respiration। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? Respiration is a process which basically deals with the breakdown of glucose to produce energy. So this is basically called as respiration. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हमको ATP के फॉर्म में मिलती है, राइट। अब ये प्रोसेस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या इस प्रोसेस के होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट कौन है? द मेन साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखेंगे, it is rich in all respiratory enzymes। तो रेस्पिरेशन करने के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ bivalent ions like magnesium, manganese, iron, ये सब भी प्रेजेंट है। और ये बाइवेलेंट आयंस क्या करते हैं? These bivalent ions act as the activator of the enzymes. They act as the activator of the enzymes. They act as the activators of the enzymes. यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है विच इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन।
ये राइबोफ्लेविन भी इसी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और इसकी प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पेल येलो कलर का दिखता है। तो इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, यहां पर राइबोफ्लेविन भी प्रेजेंट है and this is important for the purpose of aerobic respiration. Riboflavin is a component of B complex. आपने नाम सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक विटामिन होता है राइबोफ्लेविन और ये राइबोफ्लेविन भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है एंड इट बेसिकली गिव्स मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अ पेल येलो अपीयरेंस। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? प्रतीक, केतकी, सुमित, श्रेयांश, अवनी, करीना, क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? तो यहां पर मैट्रिक्स खत्म हो गया है, ठीक है। मैट्रिक्स में बस इतनी ही चीजें आपको देखनी है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर आप नाम लिखना चाहते हो कि कौन सा टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर होगा या कौन से स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होंगे, सो दे आर बेसिकली लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ये दो स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है, whereas लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो है ये कहां होते हैं, दे टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? केतकी क्लियर? ओके ओके, सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो पानी पी लो अब सब। अब बात करते हैं क्रिस्टे की, ठीक है। So this is basically a क्रिस्टा और इस क्रिस्टा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे structures, they are called as oxysomes. Oxysomes or they are called as F0 F1 particles or they are called as elementary particles. अब अगर आप इस मेम्ब्रेन को देखो तो यहां पर तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर कंपार्टमेंट है और ये आपकी मैट्रिक्स है। इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। This is the inner membrane, this is the outer membrane and this is the outer compartment. ये आपको बहुत काम आएगा बच्चों जब अपन रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना, तब ये आपको बहुत काम आएगा, जहां पर आपको मैं डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में, मैं आपको ईटीएस के बारे में बताऊंगी, तो ये सारी चीजें आपको काफी काम आएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ होता है इसको बोला जाता है एम फेज और ये जो आउटर कंपार्टमेंट के कांटेक्ट में इसे बोला जाता है सी फेज, ठीक है। एम फेज और सी फेज। एम फेज वो फेज है जो कि मैट्रिक्स के पास है और सी फेज वो फेज है जो कि आपके आउटर कंपार्टमेंट के पास है, क्लियर। अब क्रिस्टे का मेन काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना, क्योंकि जितने ज्यादा क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा यहां पर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें डिटेल में बड़ा बनाकर, सो दिस इज बेसिकली एन ऑक्सीजोम। इस ऑक्सीजोम के तीन पार्ट हैं। दिस इज कॉल्ड एज द बेस। इस बेस से इट इज अटैच्ड to the inner membrane. This structure is called as the stalk and this is called as the F1 part or it is called as the head part.
This head part is also referred to as ATP synthase. ATP synthase because it is involved in the formation of ATP. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP का प्रोडक्शन होता है, that process is called as oxidative phosphorylation. इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्या यहां तक बात समझ में आई है? इज दिस क्लियर टू यू? प्रतीक, केतकी, सुमित, करीना, गेमिंग जोन, अवनी, क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया है? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चलते हैं. वन इज कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन एंड द अदर इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होने के बाद जितने भी NADH2 FADH2 बनते हैं, वहां से एक साइक्लिक प्रोसेस, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से बेसिकली आपको क्या मिलता है? आपको ATP का गेन होता है. और ये ATP कहां बनते हैं? इस F0 F1 पार्टिकल के अंदर बनते हैं. और उसमें भी स्पेसिफिकली कहां बनेंगे? इस हेड रीजन के अंदर बनेंगे, क्योंकि यहां पर ATP सिंथेज नामक एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि बेसिकली ATP के फॉर्मेशन में मदद करेगा. ये चीज बस अपने को सेल चैप्टर में इतनी ही समझनी है, इसके बियॉन्ड आपको इस चीज को समझने की नीड नहीं है. ओके प्रतीक, ओके. केतकी, किस चीज का वापस से एक्सप्लेनेशन दूं? ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है, इस F0 F1 पार्टिकल्स में ये जो हेड पार्ट है, यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है ATP सिंथेज, और वो ATP सिंथेज बेसिकली ATP प्रोडक्शन के काम में आता है. ATP प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उसकी मदद से यहां पर ATP का प्रोडक्शन होता है. ETS क्या होता है? हाइड्रोजन पंप्स क्या होते हैं? कैसे ATP बनेगा? ये दो चैप्टर्स हैं. एक है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा है आपका रेस्पिरेशन. दोनों में ही अपन इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि ETS क्या होता है और H+ पंप कैसे होता है, किस तरह से ATP बनेगी. ये सारी चीजें आपको उसी चैप्टर के अंदर समझ में आएगी. यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं. These folds are to increase the surface area. सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उतने ज्यादा ऑक्सीजोम्स, उतने ज्यादा F0 F1 पार्टिकल्स इसके ऊपर एम्बेड हो जाएंगे. और जितने ज्यादा F0 F1 पार्टिकल्स एम्बेड होंगे उतनी ज्यादा ATP आपको मिलेगी. ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होता है. और एक चीज आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां कहां एब्सेंट होगा. मैं लिख देती हूं स्टार्टिंग में ताकि आपके नोट्स बन जाए. यहां ही लिख देते हैं, यहां ही लिख देती हूं. आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा. माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, in matured RBC, it is absent in organisms जो कि एनारोबिक है. इट इज एब्सेंट इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे. क्लियर? केतकी क्लियर? प्रतीक क्लियर? आगे चले, डिस्कस करना स्टार्ट करें अबाउट प्लास्टिड. चलो, Plastid, again a double membrane bound cell organelle present specifically in plant cell and it is also present in some protists. ये कुछ protists के केस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा. अदरवाइज ये एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. प्लास्टिड की अगर अपन डिस्कवरी के बारे में बात करें, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैकेल. इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैकेल. ठीक है, प्लास्टिड जो है इट इज
डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ये 3 टाइप का होता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ यूग्लिना, हाँ यूग्लिना के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। प्लास्टिड इज ऑफ 3 टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट, chromoplast and chloroplast, and this division is on the basis of the type of pigment that is present in the plastid। किस प्लास्टिड में किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स नोन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक। अब कुछ बुक्स के अंदर है ना, कुछ बुक्स मैंने देखी हैं या इंटरनेट पे भी जो थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है उसमें कई जगह क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा ही माना गया है और ये बोला गया है कि ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है। बट अपन इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे, अपन प्लास्टिड के 3 वेराइटीज को, 3 कैटेगरीज को ही स्टडी करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अननोन हाउ मेनी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर टू प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ही 2 तरीके के डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी करिए एक बार आप। केतकी आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूं। युगलिना के लिए ही पूछ रहे हो ना आप? एक बार मुझे क्लियर कर दो ताकि मैं आपका डाउट समझा दूं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। दिस इज कंसिडर्ड एज कलरलेस प्लास्टिड। इसको कलरलेस प्लास्टिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, या फिर जनरली आप बुक्स के अंदर देखोगे कि लिखा हुआ होगा व्हाइट प्लास्टिड इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इट इज जनरली प्रेजेंट in the अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब ये किसी ना किसी चीज का स्टोरेज करेगा। अभी किन किन चीजों का स्टोरेज कर रहा है उसके हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट खुद कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। पहला अमाइलोप्लास्ट, दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा एलियोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पोटैटो, राइस। एल्यूरोप्लास्ट का मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। कुछ बुक्स के अंदर एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। कुछ बुक्स के अंदर एल्यूरोप्लास्ट को
प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। सो एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है? प्रोटीन का स्टोरेज करता है। यहां पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मेज। एलियोप्लास्ट जो है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट एंड इट इज प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ कैस्टर, ग्राउंडनट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट हैं। वेरी गुड भाविक। माइक ऑक्सीजोम्स के बारे में मैंने बता दिया है। ऑक्सीजोम के 3 पार्ट होते हैं। जो F0 F1 है उसके बेसिकली 3 पार्ट है। बेस विच इज attached to the inner membrane, this is the stalk and this is the head region which is called as the F1. F1 जो पार्टिकल है ये बेसिकली एटीपी सिंथेसिस का काम करता है। यहाँ पर एटीपी सिंथेज प्रेजेंट है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। इतना ही अपन यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ईटीएस के बारे में बताने लग जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। या फिर मैं यहाँ पर आपको लाइट रिएक्शन के बारे में अगर समझाऊंगी क्योंकि वहां प्लास्टिड के अंदर भी F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं तो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन सिर्फ इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे और जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का चैप्टर आएगा वहां पर अपन इसे डिटेल में समझेंगे। अभय अवनी, मैं आज पक्का ईएलपी भेजूंगी, आज पक्का नोट्स भेज दूंगी। अगर आज मैंने ईएलपी और नोट्स नहीं भेजी तो बस तुम मुझसे पढ़ना बंद कर देना, ठीक है? पक्का पक्का आज, प्रॉमिस। यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। यस भाविक, बिल्कुल होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ईटीएस चलता है, जिसकी मदद से ही जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर के पास जाता है उसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वहीं से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। पक्का भेज दूंगी आज, मेरा प्रॉमिस है ये, प्रॉमिस, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट के नोट्स बनाएंगे। एक्सेप्ट ग्रीन कलर, all the colors except green color, all the colors present in plant is due to various pigments present in क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब यहां पर जो अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लाइकोपीन, नाम सुना होगा आपने, ये टमेटो में प्रेजेंट होता है, जनरली ऑरेंज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक होते हैं ज़ैंथोफिल्स, ये जनरली ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आपने नाम सुना होगा कैरोटीन जो होता है वो कैरेट में प्रेजेंट है और ये भी जनरली ऑरेंज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर और वो प्लांट को अलग अलग तरह के कलर इंपार्ट करते हैं। जितने भी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स हैं या फिर डिफरेंट कलर के फ्रूट्स हैं, दे आर बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक देख लो। ठीक है, एक और लिख लो, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है ये रेड कलर देता है और ये बेसिकली रेड एल्गी के केस में प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? इट गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और फ्लावर्स में अलग अलग कलर देने से फ्लावर जो है वो सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव बनते हैं, एंड इट बेसिकली
it basically attracts the insects for pollination. ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्रोमोप्लास्ट तक सारी चीजें क्लियर है? अब अपन बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं स्लाइड्स कितनी बची हैं अपने पास. एक दो स्लाइड्स और ऐड कर लेते हैं. चलो, chloroplast. Now chloroplast, the term was given, this term was given by Skimper. ठीक है, it gives green color. ये क्या देता है? ये बेसिकली ग्रीन कलर देता है और ये जनरली कहां प्रेजेंट होता है? जनरली लीफ में प्रेजेंट है और इसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. द मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस और इसका जो मेन पिगमेंट है वो मेन पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल. मेन पिगमेंट जो होगा इसका होगा क्लोरोफिल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कैसे क्या प्रेजेंट है, कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, क्या शेप होगी, ये सारी चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट यहां पर ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया. अगर अपन इन तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी देखें, अगर इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी देखें तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा सारे कलर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर. ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होगा? स्टोरेज. क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होगा? टू गिव कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा. ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के हैं. कौन कौन से टाइप के? अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट के हिसाब से अलग अलग कलर देंगे और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो ग्रीन कलर देगा. ल्यूकोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट जनरली अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट है, जनरली रूट्स में, ट्यूबर्स में प्रेजेंट है और इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना. वेरएज अगर मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट की तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है पेटल्स में और फ्रूट्स में और क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है वो ज्यादातर प्रेजेंट होएगा लीव्स के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर. और अगर किसी प्लांट की स्टेम ग्रीन कलर की है तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट है? वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. क्या यहां तक सबके बल्ब जले हैं अच्छे से? अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक बल्ब जला दीजिए. अब अपन देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके ऊपर एक बार एनटीएससी स्टेज 1 और एक बार एनटीएससी स्टेज 2 में क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये था दैट ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट जो है दे गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, चमक गया सबको? वेरी गुड. जो ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हैं दे कन्वर्ट देमसेल्व्स टू क्रोमोप्लास्ट, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल लेंगे यहां पर. आप सबने इस टाइम पर, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, सब मजे से आम खा रहे हैं और सबकी मम्मियां अचार डालने की तैयारी में होंगी. तो अचार जिसका डलता है उसको हम बोलते हैं कैरी, कच्चा आम, रॉ मैंगो. ये जो रॉ मैंगो होता है ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का. पर ये जब राइपेंड हो जाता है, राइपेंड मैंगो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, है ना? तो ग्रीन से येलो कलर का कन्वर्जन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ द पिगमेंट. यहां पर हरा रंग किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट. यहां पर पीला रंग किसकी वजह से है?
यहाँ पर येलो कलर है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ये हरा और पीले से मुझे दो गाने याद आ गए। आपको याद आए क्या कोई गाने वाने? मुझे दो गाने याद आ गए अचानक से, है ना। ग्रीन से मुझे वो गाना याद आ गया, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। और ये येलो से मुझे पता है कौन सा गाना याद आया, केसरिया तेरा। ये मुझे गाने याद आए, ठीक है। तो ये हरा रंग जब केसरिया रंग में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर पिगमेंट्स का कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रीन चिली, हरी मिर्च कन्वर्ट्स टू रेड चिली। तो यहां पर भी जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, और ये जो रेड कलर यहां पर आ गया ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। हरा टमाटर कन्वर्ट हो जाता है लाल टमाटर में, हरा नींबू कन्वर्ट हो जाता है पीले नींबू में। इस तरह से कलर्स का चेंज होता है जब फ्रूट्स राइपेंड होते हैं। तो उस राइपनिंग के प्रोसेस में मिडिल लैमेला भी डिसॉल्व होती है, और उस मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन के साथ साथ जो पिगमेंट्स हैं वो भी चेंज होते हैं, बट इसका रिवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एक बार टमाटर जब पक जाएगा, लाल हो जाएगा, तो वो लाल टमाटर से कभी भी हरा टमाटर नहीं बनेगा। सो द कन्वर्जन ऑफ दीज पिगमेंट इज ओनली अ वन वे प्रोसेस, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है? क्लियर है ये बात? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अब अपन बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद अपन जो मेन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज प्रेजेंट इन वेरियस शेप्स। ठीक है, सबसे पहली शेप जो अपन देखेंगे दैट वुड बी यू शेप्ड और अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म को जरा पहचानो, कौन है ये? इसको पहचानो, कौन है ये ऑर्गेनिज्म? ये इसका क्लोरोप्लास्ट है ना। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा है? ये हॉर्स शू शेप्ड है, सी शेप्ड या फिर पहचानो ये ऑर्गेनिज्म कौन है? अरे वेरी गुड केतकी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। द ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? द ऑर्गेनिज्म इज क्लामाइडोमोनास। तो इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है? सी शेप्ड या फिर हॉर्सशू शेप। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल एक बार यही देख लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट का जो शेप अपन देख रहे हैं दैट इज गर्डल शेप्ड। गर्डल शेप्ड, एंड दिस गर्डल शेप्ड इज सीन इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। ठीक है, गर्डल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज सीन इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। ये सब कौन है? ये सारी एल्गी हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल्ड फास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स, जिससे ये अटैच रहता है, एंड दीज आर दी सेल्स। अब अगर इस सेल को थोड़ा एनलार्ज कर कर यहां बनाए इस तरीके से, तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है दैट इज girdle shaped. So this is the girdle shaped chloroplast. तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो girdle shaped है। Dipesh, yes Dipesh, it is definitely for class 9 if you are eligible for NSC-JS or you wish to prepare for NEET examination, तो ये definitely grade 9 के लिए है। आप मुझे बता दो you are born in which year, तो I will tell you that you are eligible or not. Clear?
नेक्स्ट टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप देखेंगे, ribbon shape, and this is seen in case of Spirogyra. तो किस तरह से होगा देखो, दिस इज सपोज Spirogyra, तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट इज लाइक दिस, और टर्न हियर, इस तरीके से रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यहां पर प्रेजेंट होगा. सो दिस इज ribbon shape. So these are the various shapes in which the chloroplast exist. पर अपन जिस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, that would be the structure of chloroplast that is present in higher plants, multicellular plants में, जो प्लांटिक किंगडम के अंदर स्पेसिफिक प्लांट्स आते हैं, ठीक है, वहां पर जो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अपन उसी को देखेंगे. थैलोफाइट्स में नहीं, अपन हायर प्लांट्स के अंदर जो आपके प्लांट्स हैं, जो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आती हैं, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रक्चर को अब अपन यहां डिटेल में देखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. नो, दे आर नॉट क्रोमैटिन फाइबर, दे आर रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब बात करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. So again, it is a double membrane bound cell organelle. इस तरीके से. So this is the outer membrane. Just like mitochondria, it is also permeable, highly permeable, as it has less proteins. This is the inner membrane. Unlike mitochondria, it is not drawn into folds. ये एक smooth membrane ही है. The space between the two membrane is called as intermembranous space. It is called as intermembranous space. Now, here inside the inner membrane, स्ट्रोमा इज प्रेजेंट. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है स्ट्रोमा. ध्यान से देखेंगे अब इधर, इस स्ट्रोमा के अंदर इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड ऐसे कुछ स्टैक्स प्रेजेंट है इस तरीके से. ठीक है, यहां पर भी सम स्टैक्स आर प्रेजेंट. आप सबने सितोलिया खेला है, जिसको लगूरी भी कहते हैं, जिसमें 7 पत्थर होते हैं और बॉल मार के उसे तोड़ते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा, आई विल टेल यू, है ना. तो एग्जैक्टली वैसे, या फिर आप सबने बचपन में जो कॉइन्स आते हैं, उन कॉइन्स को एक के ऊपर एक कर स्टैक करके रखा होगा. तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे ही ये स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्टैक्स आर कॉल्ड एज ग्राना. द स्टैक्स आर कॉल्ड एज ग्राना. और इस ग्राना की एक इंडिविजुअल यूनिट, ये एक इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज थैलाकोइड. दिस इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज थैलाकोइड. ठीक है, अब these grana are attached to one another. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. Let us draw one more here. They are attached to one another with the help of channels, and these channels are called as stroma lamellae, or they are also called as Fred channels. They are also called as stroma lamellae, or they are called as Fred channels. अब यहां पर भी DNA प्रेजेंट है,
यहां पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये राइबोसोम्स कैसे हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स है which makes plastid, which makes chloroplast semi-autonomous cell organelle. That means they are not dependent on protein for their division or protein synthesis. ये अपना काम खुद कर लेंगे। क्या यहां तक सारी बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट है अगर तो प्लीज आप मेरे से यही पूछ लीजिए। यूनिट ऑफ ग्राना इज थैलोकॉइड, बिल्कुल करेक्ट है दीपेश। नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों, इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। First step is called as light reaction and the other step is called as dark reaction. Again टॉपिक फोटोसिंथेसिस का है, वही डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इतनी सी याद रखो बात कि लाइट रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की प्रेजेंस में होगा और ये लाइट रिएक्शन से आपको क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी एंड द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्राना। डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन होगा आपके ग्राना के अंदर और डार्क रिएक्शन जो है वो होगा आपके स्ट्रोमा के अंदर। अब ये जो थैलेकॉइड है, इन थैलेकॉइड के अंदर यहां पर क्या फील्ड रहता है? यहां पर एक पिगमेंट फील्ड रहता है एंड द नेम ऑफ द पिगमेंट इज व्हाट? इट इज क्लोरोफिल। The name of the pigment is chlorophyll. क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कैरोटीन्स हो गए और एसेसरी मॉलिक्यूल्स हो गए, ज़ैंथोफिल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और ये पूरा ग्राना मिलकर क्या करता है? लाइट रिएक्शन करता है। लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे सनलाइट को ट्रैप किया जाता है और उसको यूजेबल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स वहां से एटीपी का सिंथेसिस होता है और उस एटीपी की मदद से स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रोमा के अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए चाहिए। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया है? प्रतीक, दीपेश, श्रेयांश, अवनी, सारी चीजें यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अब इतनी बात यहां पर जानने के बाद एक लास्ट चीज अपन यहां पर लिखेंगे, दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ थैलेकॉइड। एक ग्राना के अंदर कितने थैलेकॉइड होंगे और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्राना होंगे? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? एक ग्राना के अंदर 1 ग्राना कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 thylakoid and in general each chloroplast consists of around 50 to 60 ग्राम। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज यहां पर ध्यान रखना कि अपन जब यहां डायग्राम में क्लोरोफिल बनाते हैं ना तो अपने को ऐसा लगता है कि ये क्लोरोफिल जो है इस ल्यूमन के अंदर भरा हुआ है, जबकि क्लोरोफिल जो है वो ल्यूमन के अंदर भरा हुआ नहीं रहता है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। बट ये सारी चीजें अपन डिटेल में फोटोसिंथेसिस के केस में देखेंगे। बस हाँ, ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो कि जो क्लोरोफिल है वो इस ल्यूमन स्पेस में भरा हुआ नहीं रहता है, वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है और जो ल्यूमन है वो एम्प्टी है। वहां पर बहुत सारे दूसरे रिएक्शंस होंगे जिनको अपन डिटेल में देखेंगे। अवनी, नो किस चीज के लिए बेटा? नो किस चीज के लिए? तूने तो इतना पसीने वाला मुंह बना दिया, क्या दिक्कत आई है मुझे बताओ? व्हाट इज द कंफ्यूजन? फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा मैंने बताया अभी, ये रहा, मैं लिख देती हूं। स्ट्रोमा consists of
important enzymes. Stroma consists of important enzymes which are required for synthesis of ग्लूकोज। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम है, ये वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि ग्रैना में हो रहा है और वो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। सनलाइट को ट्रैप करने से वो क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को या उस सनलाइट की एनर्जी को एक यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब ये एटीपी जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन जहां पर एक्चुअली में ग्लूकोज बन रहा है। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि आपको डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है रुबिस्को। रुबिस्को वो चीफ एंजाइम है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? दीपेश क्लियर है? मिस्टर क्रेजी गुड इवनिंग, क्लियर है ये पॉइंट? इन विच फॉर्म क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए फॉर्म, बी, सी, डी, ऐसे बहुत टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है का मतलब? ठीक है, गोल्ड क्लियर, ओके। दीपेश क्लोरोफिल जो है वो ए, बी, सी ऐसे डिफरेंट टाइप का क्लोरोफिल होता है, पर जो मेन क्लोरोफिल है जो कि आपके चीफली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है क्लोरोफिल ए, विच इज रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है? यहां पर ये मैंने नंबर भी लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जेली और सॉलिड सब दिए तो केमिकल्स है बेटा, है ना, दीज आर केमिकल्स, सो दीज केमिकल्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन्स, है ना। और यहां पर मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? सो यहां पर अपन ने डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स खत्म कर दिए हैं। ठीक, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। आज भी मैं एक होमवर्क दूंगी, कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे तुरंत आप आज बताएंगे ही बताएंगे कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो एसिडिक पीएच से कैसे प्रोटेक्टेड रहती है। ये आप मुझे सर्च कर कर बताएंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे मैं नहीं बताऊंगी। एक और होमवर्क का क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में आप अंतर लिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लिख लेंगे। और दूसरा आप सर्च करेंगे व्हाट इज एंडोसिम्बायंट थ्योरी। ये 2 छोटे छोटे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीपेश क्लियर? अवनी होमवर्क के क्वेश्चन क्लियर है? एक क्वेश्चन अभी तो पेंडिंग ही चल रहा है, दैट हाउ लाइसोसोम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ इट्स एसिडिक एंजाइम। प्लस 2 क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज एंडोसिम्बायंट थ्योरी, इसके बारे में आप सर्च करेंगे। वेरी गुड दीपेश, अगर आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पता है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी सारे बच्चों के लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास जब अपन स्टार्ट करेंगे, मैं लिख देती हूं,
नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कशन होगा, पहली चीज। दूसरा, आई विल टॉक ऑफ राइबोसोम्स, वी विल टॉक ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड वी विल ऑल्सो टॉक ऑफ सेंट्रोजोम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें होमवर्क, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, ये 3 चीजें तो अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे ही। दीपेश, एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी पता है तो अच्छी बात है, आप मुझे बताइए राइबोसोम कहां पढ़ा अपन ने? राइबोसोम पढ़ लिया क्या अपन ने? अवनी, राइबोसोम कहां पढ़ा अभी? राइबोसोम नहीं पढ़ा, 2 सब यूनिट्स होती हैं, वो तो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम पढ़े थे जब मैंने आपको पॉली राइबोसोम बताया था। अब 80S राइबोसोम देखेंगे किस तरीके से काम करता है, कैसे 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक फ्री फॉर्म होता है, एक फिक्स्ड फॉर्म होता है। ये सारी चीजें अभी यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम अभी पेंडिंग है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है अवनी, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में प्लीज लिख देना, मैं सारे डाउट्स एड्रेस करूंगी। और पक्का पक्का प्रॉमिस 100% ELP भी भेजूंगी और 100% आज सारे नोट्स भी भेज दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, हाँ लाइजोसोम हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लासेस और अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। 3rd क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs देखेंगे अपन बहुत आराम से, और उसके बाद अपन सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गर्मी से बच के रहना, स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके घर के अंदर रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। श्रेयांश, अपन बहुत जल्दी स्कूल के एग्जाम्स और NSC JS की तैयारी के बारे में बात करेंगे, बट आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में एक बार अपना स्केड्यूल मेंशन कर देना कि इतने घंटे का स्कूल है, इतने घंटे की कोचिंग है, XYZ, तो उसके हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, लेट्स क्रैक इट।